बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछले पार्ट वन में एंजियोमॉक की 15 स्लाइड्स कर ली थी। अब हम अगली वाली 15 स्लाइड कर लेते हैं, और पिछले वाली जो 15 स्लाइड्स हैं वो आप पार्ट वन में देख लीजिएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द डायग्नोसिस? व्हाट अदर एसोसिएशन शुड बी लुक फॉर? एंड व्हाट फाइंडिंग वुड यू सी ऑन द कार्डियक कैथ इफ नो अदर लीजन आर देयर? जी, अब अगर आप ये देखें तो इसमें ये जो कैथेटर है ये मोस्ट प्रोबेबली मल्टीपर्पज कैथेटर है। मल्टीपर्पज भी हो सकता है और एनआईएच भी हो सकता है। एनआईएच और मल्टीपर्पज में फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों स्ट्रेट कैथेटर्स होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि एनआईएच की जो है वो टिप जो है वो बंद होती है और साइड होल्स होते हैं, जबकि जो मल्टीपर्पज है उसके साइड होल्स नहीं होते और टिप जो है ना वो फेनेस्ट्रेटेड होती है। टिप में सुराख होता है, वायर थ्रू एंड थ्रू गुजर सकती है। एनआईएच के वायर थ्रू एंड थ्रू नहीं गुजर सकती। एनआईएच यूजुअली इट इज यूज्ड बाय द पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यूज करते हैं। उनको वायर की जरूरत नहीं होती, वो बारीक सा कैथेटर होता है एनआईएच, वो सीधा चला जाता है अंदर और उससे सारे प्रेशर्स लेते हैं। साइड होल्स होते हैं एनआईएच के, उसमें वायर डालने की जरूरत नहीं पड़ती और टिप पे उसके होल नहीं होता एनआईएच के। जबकि मल्टीपर्पज हम लोग यूज करते हैं अडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट, उनमें उसमें वो भी स्ट्रेट कैथेटर होता है लेकिन उसमें थ्रू एंड थ्रू वायर चली जाती है, उसकी टिप पे होल होता है। तो ये अगर आप देखें तो ये राइट साइड पे ये कैथेटर जा रहा है, राइट साइड पे। ये जो स्पाइन है स्पाइन के राइट साइड पे, तो यानी राइट मींस के हमारी तो स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे है लेकिन पेशेंट की राइट साइड पे जा रहा है, तो इस इट मींस के राइट साइड पे हमेशा वेन्स होती हैं, इंफीरियर वेना केवा। तो ये फेमरल वेन से आके इंफीरियर वेना केवा से आके आरए में आया है और आरए से ये समवेयर आउटसाइड द जा रहा है, आउटसाइड द हार्ट जा रहा है। तो क्या हो सकता है कि ये हार्ट के बाहर जा रहा है, मतलब। तो हालांकि इसमें जो आरए में होता है राइट एट्रियम में सिर्फ दो जो हैं एंट्रीज होती हैं। एक जो है वो आरए की एंट्री जो है इंफीरियर वेना केवा नीचे से आ रही होती है, सुपीरियर वेना केवा ऊपर से आ रही होती है। तो ये साइड पे क्यों जा रहा है, ये आपने देखना है कि हार्ट के शैडो से बाहर चला गया है। तो हार्ट के शैडो से बाहर तभी जा सकता है वो जब हार्ट से कोई चीज बाहर की तरफ भी जा रही है। तो इट मींस कि या तो ये हार्ट से आरए से ब्लड जो है वो अवे जा रहा है या टुवर्ड्स आ रहा है। अब आपने देखना है कि ये टुवर्ड्स आ रहा है या अवे। अब ये टुवर्ड्स आ रहा है ब्लड, यानी कि आप डाई देते हैं तो डाई जो है वो आरए में आ जाती है। तो इट मींस जो टुवर्ड्स द आरए जो है वो डाई आ रही है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो बाहर से आरए में ड्रेन कर रही है। तो क्या हो सकती है जो आर ए में ड्रेन कर रही है? कोई ना कोई वेन है, क्योंकि हमेशा वेन ही है जो ब्लड को हार्ट के टुवर्ड्स लेके आती हैं, ठीक है ना। तो कौन सी वेन हो सकती है जी? यहाँ पर लंग्स मौजूद हैं तो पल्मोनरी वेन हो सकती है। अगर ये ब्लड दूसरी तरफ को जा रहा होता तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती, ठीक है ना। अवे जा रहा होता तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती, अवे जा रहा होता, ठीक है ना। तो ये टुवर्ड्स आ रहा है तो इसलिए पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन्स यूजुअली किस में ड्रेन करती हैं? डज नॉट ड्रेन इनटू आरए, क्योंकि वो ज्यादातर ड्रेन करती हैं एलए में। तो एलए कहाँ होता है जी? यहाँ करके थोड़ा अवे करके होगा। ये आरए जो है यहाँ करके है जहां से हम जा रहे हैं, वेनस साइड पे जा रहे हैं, और वेनस साइड पे भी वो हम डाई दे रहे हैं अवे बाहर हार्ट के, और वो टुवर्ड्स द आरए ड्रेन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसी वेन है पल्मी वेन जो आरए में ड्रेन कर रही है। दैट इज द एनॉमलस पल्मी वेनस ड्रेनेज। अब दो रास्ते हो सकते हैं, या तो ये एनॉमलस पल्मी वेनस ड्रेनेज टोटल है, यानी कि राइट साइड की भी इधर ड्रेन कर रही है आरए में और लेफ्ट साइड की भी आरए में ड्रेन कर रही है। लेफ्ट साइड के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन यूजुअली आमतौर पे जो अडल्ट तक ग्रो कर जाता है पेशेंट, वो पार्शियल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज होती है, ठीक है ना जी। अगर ये अकेली हो तो टोटल एनॉमलस के साथ लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज में सारी की सारी पल्मोनरी वेन्स आरए में आ रही होती हैं, और अगर सारी की सारी पल्मोनरी वेन आरए में आ रही हो तो
तो फिर लंग्स का ब्लड वापस तो आरए में आ जाएगा, लंग्स को ब्लड कैसे जाएगा, सॉरी, लंग्स का सारा ब्लड आरए में आ जाएगा। तो एलए का ब्लड, एलए को ब्लड कहां से आएगा, एलए की ब्लड सप्लाई कहां से होगी, ठीक है ना। तो ये चीज लाइफ की सस्टेनेबिलिटी उसकी नहीं है, क्योंकि ब्लड पल्मी सर्कुलेशन से होके आरए में वापस आ गया, तो लेफ्ट सिस्टम कहां से भरेगा, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो टोटल नॉर्मल पल्मोनस वेनस ड्रेनेज में कोई ना कोई शंट होगी, मतलब इंटरेटिल सेप्टम का डिफेक्ट होगा या इंटरवेंट्रिकल सेप्टम का डिफेक्ट होगा, कोई ना कोई शंट होगी। लेकिन जो पार्शियल अनोमलस है वो दे आर मोर कॉमन, और जो कि डिटेक्ट नहीं होते और अडल्टहुड में आपको जाके पता चलता है। तो ये पार्शियल अनोमलस अपर, और ये यूजुअली ये लग रहा है कि ये अपर पल्मी वेन है, जो कि अपर या मिडल, राइट साइड पे मिडल भी होती है पल्मी वेन, ठीक है जी। तो व्हाट आर द अदर एसोसिएशन शुड बी लुक फॉर, तो इसकी एसोसिएशन आपको, वही मेरी बात की थ्योरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, एसोसिएशन देखनी चाहिए। और कार्डियक कैथ पे ये अगले हम सवाल देख लेते हैं, सवाल का जवाब देख लेते हैं। एनोमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज ऑफ द राइट पल्मोनरी वेन इनटू द आरए, राइट पल्मोनरी वेन मैंने जान के वो छुपा लिया है कि अपर है कि मिडल है। यूजुअली इस लेवल पे अपर या मिडल पल्मोनरी वेन्स हो सकती हैं, लोअर पल्मोनरी वेन नीचे करके होगी, ठीक है जी। साइनस वेनोसिस एएसडी है, ठीक है, इसकी एसोसिएशन 80 to 90% सेकेंडम एएसडी में भी हो सकता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सेकेंडम एएसडी की भी जब आप अगर देख रहे हो कि सेकेंडम एएसडी है जी इस पेशेंट को, और आप ट्रांस एसोफेजियल एको कर रहे हो, तो आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसको पार्शियल अनोमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज तो नहीं है। क्योंकि अगर आप उस एएसडी को, जो सेकेंडम एएसडी है और उसके साथ पार्शियल अनोमलस पल्मोनरी वेनस आपने मिस कर दी है, उसको जब आप अगर वो कर देंगे, उसको करेक्ट कर देंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वेन तो आपने करेक्ट नहीं की होगी, तो फिर राइट साइड पे वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा। हेट्रोटेक्सिया सिंड्रोम, यानी कि पॉलीसिप्लीनिया सिंड्रोम जो है ना, वो इसके साथ रिलेटेड होता है। ये तो खैर बातें हैं बुकिश। शिमिटर सिंड्रोम में राइट पल्मोनरी वेन ड्रेन इनटू आईवीसी एंड लंग सीक्वेस्ट्रेशन होती है जी। अब आ गया स्टेप अप इन द ऑक्सीजन सैचुरेशन इन आरए। अच्छा, टी में क्या देखेंगे आप, अगर पार्शियल अनोमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज होगा तो टी में, ट्रांस एसोफेजियल एको में आपको रिंग साइन मिलेगा। यानी रिंग साइन का मतलब है कि अगर 0 डिग्री पे आप टी की प्रोब की जो उसका जो है प्रोब का जो वो जो देखने वाला होता है, क्या उसको कहते हैं, उसका जो टी टी की प्रोब का जो टिप है, अगर आप वो राइट साइड पे करें, तो आपको वहां पर एसवीसी अपर और ऊपर ले जाए, तो 0 डिग्री पे आपको एक साइड पे एसवीसी वाला व्यू मिलेगा, एसवीसी, और साथ पल्मोनरी आर्टरी पीछे से गुजरी होगी। तो जो एसवीसी है वो यूजुअली चूंकि क्रॉस सेक्शन में 0 डिग्री पे नजर आती है, तो इस वजह से उसका ब्लड जो है वो 90 डिग्री पे जा रहा होता है प्रोब के। तो इस वजह से वो जो ब्लड है वो जो 90 डिग्री पे प्रोब के जा रहा होगा, वो आपको ब्लैक नजर आएगी एसवीसी, वो आपको रेड या ब्लू उसमें फ्लो नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर उसमें रेड फ्लो नजर आए तो इसका मतलब है, या इवन ब्लू फ्लो नजर आए, तो इसका मतलब है कि कोई चीज ड्रेन कर रही है इनटू द, अगर रेड फ्लो नजर आए तो इसका मतलब है कि ड्रेन कर रही है इनटू द एसवीसी। और वो एसवीसी में क्या ड्रेन कर रही होगी, वो पार्शियल अनोमलस पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज जो ड्रेन कर रही होगी। तो इसको रिंग साइन कहते हैं। एक्चुअली यूजुअली रिंग गोल होता है पूरे का पूरा एसवीसी का, लेकिन जब आप टी कर रहे हो और रिंग गोल ना नजर आए बल्कि टूटा हुआ ब्रोकन रिंग हो, तो वो दैट इज कॉल्ड ब्रोकन रिंग साइन। तो ब्रोकन नजर आए तो इसका मतलब है कि कोई एसवीस, कोई जो है ना पल्मी वेन, वो ही ड्रेन करी जिसने उसको रिंग को ब्रेक कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2, उसके अंदर जो फ्लो होगा वो रेड कलर का आपको नजर आएगा, बजाय ब्लैक नजर आने के, यानी कि कोई फ्लो ना नजर आए, 90 डिग्री पे नहीं ना होगा, वो फ्लो टूवर्ड्स आ जाएगा। चलें, ये तो आ गई ट्रांस एसोफेजियल एको की बात। अब आ गया स्टेप अप इन ऑक्सीजन सैचुरेशन होगा आरए में, क्योंकि आईवीसी और एसवीसी की निस्बत जो आरए का ब्लड होगा वो मोर ऑक्सीजन सैचुरेटेड होगा, क्योंकि आरए में ड्रेन कर रही, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि पल्मोनरी वेन जो है वो किस लेवल पे ड्रेन कर रही, ठीक है ना।
अच्छा जी, उसके बाद आ गया डिक्री। और अगेन आई विल से कि स्टेप अप ऑफ ऑक्सीजन जरा बुक से देख लीजिएगा कि मेरे ख्याल में जो छोटे चैम्बर्स हैं उनमें यानी कि आर ए वगैरह में स्टेप अप जो है वो 7 का चाहिए होता है, और जो बड़े चैम्बर्स उनमें 5% का भी स्टेप अप काफी होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया डिक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन इन एल ए एंड एल वी। ठीक है जी। और डेफिनेटली जब एक तरफ की पल्मोनरी वेन जो है वो एक फ्यू पल्मोनरी वेन जो है वो खुल रही होंगी राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड की सैचुरेशन पे ड्रॉप कर जाएगी। तो ऐसा यानी कि देर विल बी ऑलमोस्ट देर विल बी डिक्री इंक्रीज सैचुरेशन ऑन राइट साइड, देर विल बी डिक्रीज सैचुरेशन ऑन द लेफ्ट साइड। सो ऑलमोस्ट ना तकरीबन ये होता है कि सारे चैम्बर में एक ही तरह की सैचुरेशन जो है ना वो होती है इसमें पार्शियल नॉर्मल पल्मोनरी वेनस ड्रेनेज में। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 17। जी, व्हाट मे बी द अप्रोच, व्हाट इज द डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इफ पेशेंट हैज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो ये जो है जी, मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रेट एक कोई कैथेटर आ रहा है जो कि स्पाइन के राइट पे आ रहा है, यानी पेशेंट के राइट साइड पे आ रहा है, हमारे तो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन है। तो ये इसका मतलब है कि कोई ऐसी कैथेटर डाला हुआ जो राइट साइड ऑफ द यानी वेनस उसमें डाला हुआ है, आर्टरी नहीं है। और दूसरी बात ये कि चूंकि ये वेन जो है ऊपर की तरफ ब्लड लेके जा रही है, इसका मतलब है ये आईवीसी है जो कि ब्लड ऊपर की तरफ ड्रेन कर रही है आरए में। ठीक है जी। तो और लेकिन हो क्या रहा है कि ये यहाँ पे आप अगर देखें तो बहुत यहाँ पे एक क्लॉट बर्डन लग रहा है, डाई बड़ी इस तरफ को स्लो सी जा रही है, और दूसरा यहाँ कट ऑफ है। कट ऑफ का मतलब है कि ये ब्लॉक है वेन। तो अगर ऊपर से आ रहा है तो डेफिनेटली ये कोई आईवीसी फिल्टर टाइप चीज है, कैथेटर उसका ही कैथेटर लग रहा है जो कि ऊपर से वो लेके आ रहा है सुपीरियर वेना केवा से होता हुआ आरए में होता हुआ आईवीसी में। ये आमतौर पे तब ऊपर से अप्रोच ली जाती है जुगुलर इंटरनल जुगुलर से जब आप ने आईवीसी फिल्टर अबव द रीनल वेन जो है वो अप्लाई करना हो। यूजली आमतौर पे आप रीनल वेन के नीचे जो है ना फिल्टर लगाते हैं, लेकिन अगर इतना ज्यादा एक्सटेंड कर दे जो है वो क्या कहते हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, तो वो जो कि आईवीसी तक चला जाए और आईवीसी में भी रीनल से भी ऊपर चले तो फिर हम ऊपर से वो लगाते हैं। लेकिन आमतौर पे हम रीनल वेन के लोअर डाउन लगाया जाता है ये फिल्टर जो है। ठीक है ना, अबव नहीं लगाया जाएगी वरना रीनल वेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इवन लेकिन अगर आपने समटाइम रीनल वेन के नीचे भी लगाया जाना हो ना, तो फिर भी हम ऊपर से अप्रोच ले सकते हैं अगर क्लॉट बर्डन ज्यादा और हमें डर हो कि क्लॉट टूट के जो है वो पल्मनी सर्कुलेशन में ना चला जाए या पल्मनी एम्बोलिज्म ना कर दे। तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन से अप्रोच हो सकती है टू एसवीसी टू आरए टू आईवीसी। यानी ये आप अगर लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर जो है वो ज्यादा मार्क्स देगा और पूरे मार्क्स देगा कि सिर्फ अप्रोच नहीं बताई इसने, इसको पता है कि क्या रूट उसने लिया है। आईवीसी थ्रोम्बोसिस अबव द रीनल वेन लेवल, ये जी मैंने आपको बता दिया। बिलो भी कह सकते हैं क्योंकि समटाइम बिलो के लिए भी नीचे से ऊपर से जाया जा सकता है। वेनस फिल्टर इन आईवीसी विद एंटी कोएगुलेशन। तो हम जो है क्या करेंगे, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो पेशेंट को, मींस कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया और बार बार हो रहा है, तो फिर हम उसको वेनस फिल्टर लगाते हैं इन आईवीसी विद एंटी कोएगुलेशन देते हैं, साथ वारफेरिन हेपरिन एंड नोवल ओरल एंटी कोएगुलेशन भी अब आ गई है। वो आप नाम देख लीजिएगा, जैसे कि एपिक्सा बैन है, रिवारोक्सा बैन है, अब वो भी उनके लिए भी इजाजत दे दी गई है, एफडी अप्रूव हो गई है। यू मे नीड थ्रोम्बोलिसिस एंड पल्मोनरी आर्टरी थ्रोम्बेक्टमी। हाँ, सर्जरी करके थ्रोम्बेक्टमी भी कर सकते हैं इफ लार्ज पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो तो। ठीक है जी, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 18।
जी, 20-year-old male got a procedure done 5 years ago. What are the finding? फाइंडिंग क्या है जी? ये जो कैथेटर नजर आ रहा है आपको आगे से गोल, ये पिगटेल कैथेटर कहलाता है। तो ये पिगटेल कैथेटर अगर आप देखें तो नीचे से आ रहा है, और अगर आप देखें तो ब्लड जो है अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है ऊपर भी। ये देखें आपको ये लेफ्ट इंटरनल मेमोरी, राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरीज नजर आ रही हैं, ठीक है जी। और ये आपकी सबक्लेवियन और कैरोटिड्स वगैरह, लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक नजर आ रहे हैं। तो ये जो है ना नीचे से आ रहा है, यानी एओर्टा में नीचे से आ रहा है, ठीक है ना। और ब्लड चूंकि अवेज आ रहा है इसलिए हम कहेंगे ये आर्टीरियल साइड पे है, ठीक है ना, पिगटेल कैथेटर। और ये आपको स्टेंट नजर आ रहा है, ये डेफिनेटली कोई कोआर्क्टेशन का स्टेंट किया होगा उन्होंने। और आपको पता होना चाहिए कि जो कोआर्क्टेशन है वो हमेशा सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस वगैरह की वजह से होती है, उसकी कॉजेज ये भी होती हैं। तो सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस में जब कोआर्क्टेशन होती है तो कोआर्क्टेशन की जो कॉज सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस होती है तो उसकी एसोसिएशंस जो होती हैं कि उसके साथ एन्यूरिज्म्स भी बन सकते हैं। ना सिर्फ तंगी हो सकती बल्कि ना सिर्फ स्टीनोसिस हो सकती बल्कि एन्यूरिज्म भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाइकस्पेडियोटिक वाल्व भी जो है वो भी इसकी एक एसोसिएशन है। तो ये एन्यूरिज्म बन गया है जनाब, जहां पर हमने किया था कोआर्क्टेशन। डेफिनेटली ये स्टेंटिंग हुई है, उसके बाद वो एन्यूरिज्म बन गया है। और ये 5-6 साल पहले उसने कहा कि बना है, 5-6 साल पहले ये इंटरवेंशन हुई थी। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा हुआ है तो अडल्ट होते होते उसकी क्योंकि वो 15 साल का था पहले, अब 20 ईयर्स का हो गया, तो वो साथ साथ ग्रो किया है। तो फिर ये स्टेंट भी टूट गया है आहिस्ता आहिस्ता। तो अब हम क्या करेंगे? वुड यू लाइक टू इंटरवीन? जी बिल्कुल करेंगे इंटरवीन। हम इसकी कोआर्क्टेशन की जो एन्यूरिज्म है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कवर्ड स्टेंट से, और उससे दो काम हो जाएंगे। ना सिर्फ कवर कर देंगे इसको स्टेंट को, ना सिर्फ इस एन्यूरिज्म को कवर कर देंगे, बल्कि हम इस स्टेंट को भी कवर कर देंगे। तो व्हाट वुड यू लाइक टू डू? मैं कवर्ड स्टेंट डालने की कोशिश करूंगा जो कि इस पेशेंट का डाला गया था। राइट टू कॉमन एसोसिएशंस ऑफ दिस डिजीज, ठीक है जी। टू कॉमन एसोसिएशंस आपको थ्योरी की बुक्स में मिल जाती हैं। डिसेंडिंग thoracic aortogram done with the pigtail catheter shows fractured stent in the descending thoracic aorta may be done to coarctation of aorta and aortic aneurysm at the site of the stent. Yes, I would like to put in a covered stent at the place of aneurysm, covering both aneurysm and the fracture stent. Bicuspid aortic valve इसकी और Berry's aneurysm इसकी जो है वो एसोसिएशन है जी। क्वेश्चन नंबर 19। जी, 38-year-old lady has abdominal pain after taking meals. तो डेफिनेटली इसको गट का इस्कीमिया हो रहा है। हाँ, मील्स के बाद आपका हार्ट का इस्कीमिया भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि गट का ही इस्कीमिया हो। विच आर्टरीज आर बीइंग इंजेक्टेड? अच्छा, अब उसने जान के आपको एक चीज बताई है कि दो आर्टरीज इंजेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। आर्टरीज कहा है उसने, ठीक है ना। तो जो है 2 व्यूज इसमें जोड़े गए हैं, 2 व्यूज जोड़े गए हैं इसमें, वन आफ्टर अनदर जोड़े गए हैं। दो दो जो है सिनी फ्लोरोस्कोपीज, सॉरी सिनी। उसमें ये ऊपर वाला जो है, अगर आपको ये जो एक तो एपी सॉरी व्यू है, और एक ये लेटरल व्यू है, साइड से व्यू लिया गया, ठीक है, क्योंकि स्पाइन इसमें साइड पे आ जाता है। तो आप ये जरूर ज़हन में रखें कि उसने किया क्या है। बेसिकली एग्जामिनर ने 2 व्यूज जो है इकट्ठे आपको दिखाने की कोशिश की है। अगर आप इसका एपी व्यू देखें तो मैं आपको रोक के दिखाता हूं। इसमें ये एक आर्टरी जा रही है और एक ये आर्टरी जा रही है, ठीक है ना। तो ये तो है सिलियक ट्रंक लग रहा है, ये सिलियक ट्रंक, और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक भी निकल रहा है उसमें से, ठीक है जी। और उसके बाद ये लेटरल व्यू जो है उसमें सिर्फ सिलियक ट्रंक को एंगेज किया गया है। सुपीरियर मेसेंटेरिक ये वाली है, यानी कि ये अगर आप देखें तो ये सिलियक ये जा रही है, सिलियक ट्रंक के 2 स्प्लेनिक और हेपेटिक है ये, ठीक है।
और अगर आप साइड को देखें तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक है जिसमें स्टेंट पड़ा हुआ है, और सीलियक जो है वो साइड से आपको नजर आ रही हैं दो, ठीक है ना, उसकी दो ब्रांचेस, लेकिन सीलियक का ऑस्टियम भी टाइट है। तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंटरवेंशन कर रहा था जिसकी वजह से उसको यहाँ पे स्टेंट उसने डाला है, जो कि स्टेंट पूरी तरह अच्छा नहीं डाला, और उसके ऑस्टियम पे भी जो है वो डिजीज है, और दूसरी तरफ सीलियक के ऑस्टियम पे भी डिजीज है। तो व्हाट आर द फाइंडिंग मैंने आपको बता दी, देयर इज अ स्टेंट नंबर 1, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो कैथेटर है ये जेआर लग रहा है मुझे, ठीक है ना जी। अच्छा जी, कर्व कर्व की वजह से व्हाट वुड यू लाइक टू इंटरवीन, इफ यस व्हाई, जी मैं इसमें भी स्टेंट डालूंगा, उसमें भी, पिछले में भी स्टेंट डालूंगा, ठीक है जी। सीलियक ट्रंक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है जी, 1 AP and 1 lateral views are merged together in as one video, ठीक है। Tight lesion at the ostium superior trunk which was stented, ठीक है जी, which was stented, no stent, हमने stent in the superior mesenteric artery, ठीक है ना। अच्छा there is, अच्छा इसके सिलियक ट्रंक में मैं देखता हूँ, सिलियक ट्रंक में इसने कहा है, सिलियक ट्रंक में कोई स्टेंट नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है। तो स्टेंट इन द सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी डेफिनेटली है, देयर इज अ रेसिडुअल लीजन एट द इनलेट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी स्टेंट, ठीक है। yes I would like to place a stent at the residual lesion in the proximal part of superior mesenteric artery covering the inlet of the previous stent, और प्लस मैं उसको भी सिलियक को भी स्टेंट करने की कोशिश करूंगा। ये मैंने आपको दिखा दिया है जनाब, ये देखें बड़ा करके, ये स्प्लीन को जा रही है, ये लिवर को जा रही है, और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक है, और ये रीनल है जी। और इसके नीचे अगर आप देखें तो ये आपका दो सॉरी इंफीरियर मेसेंटेरिक, और उसके बाद आइलियक वेसल्स निकलती हैं जी। क्वेश्चन नंबर 20, जी। व्हाट आर द फाइंडिंग, व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शंस यू कैन गिव, विच वन इज स्पेसिफिक फॉर सच लीजन। तो डेफिनेटली ये फेमरल रूट है जनाब, और लेफ्ट सिस्टम एंगेज किया हुआ है, जेएल के साथ लग रहा है, क्योंकि एक कर्व तो नजर आ रही, दूसरी नहीं नजर आ रही, मोस्ट प्रोबेबली जेएल है। और उसके बाद ये सरकमफ्लेक्स आपको सामने नजर आ रही है, सरकमफ्लेक्स में आपको अगर आप गौर करें तो एक स्टेंट डला हुआ है मिड ऑफ सरकमफ्लेक्स में, जो जिसका मिड में फोकल आईएसआर हुआ होगा, टाइटली है ना, ठीक है जी। और व्हाट ट्रीटमेंट ऑप्शन यू कैन गिव, आप इसको डेब कर सकते हैं, ड्रग एलूटिंग बलून कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसके अंदर स्टेंट डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। और स्पेसिफिक क्या है जी के डेब ही है, स्पेसिफिक ड्रग एलूटिंग बलून। तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कंटिन्यूज एज ओएम, हम आमतौर पे इसको लिखवाते हैं कि कंटिन्यूज एज ओएम, क्योंकि बाद औकात ये होता है कि हर आदमी की जो है वो डिफरेंट है, इसकी जो एनाटॉमी होती है, दैट्स वाई हमें सिर्फ सीडी देखनी, सीडी से ही पता चलता है। तो सर्कमफ्लेक्स इसकी बड़ी नहीं है, ओएम के साथ ओएम की तरह कंटिन्यू कर रही है, और इसके लिए ड्रग एलूटिंग बलून है, स्टेंट इनसाइड। अच्छा अब शोज टाइट मिड स्टेनोसिस, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। फोकल स्फीयर इंस्टेंट रीस्टेनोसिस है जी, एक होता है इंस्टेंट रीस्टेनोसिस और एक होता है इन सेगमेंट विद इन 5 मिलीमीटर होता है, ये जरा देख लीजिएगा। और इसी तरह टेंडम स्टेंटिंग की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि व्हाट इज टेंडम स्टेंटिंग। तो टेंडम लीजन जो है वो अगर करीब करीब वो लीजन, मेरा ख्याल है कि फ्यू मिलीमीटर के अंदर अंदर, 5 मिलीमीटर के अंदर या 2 मिलीमीटर के अंदर अंदर, तो वो उसको हम सिंगल लीजन कंसिडर करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेंडम लीजन्स। और उसकी स्टेंटिंग उसको हम सिंगल स्टेंट से उसको एक ही गो में कवर करने की कोशिश करते हैं, या सिंगल स्टैंड से या दो स्टैंड से एक ही गो में, तो उसको हम टेंडम स्टेंटिंग कहते हैं, ठीक है जी। ड्रग एलूटिंग बैलून, ये दूसरे क्वेश्चन का बी का जवाब है जी। हम क्या कर सकते हैं, ड्रग एलूटिंग स्टेंट इनसाइड द प्रीवियसली प्लेस्ड स्टेंट डाल सकते हैं, कटिंग बैलून यूज कर सकते हैं, लेजर कर सकते हैं, रोटेशनल एथेरेक्टमी में भी नीडेड। अब आईएसआर की भी रोटेशनल एथेरेक्टमी रोटा होता है, पहले आईएसआर के लिए डरते थे लोग, यानी कि स्टेंट के अंदर रोटा नहीं चलाया करते थे, तो इसमें भी आपको जरा अगर एहतियात के साथ यूज करें तो यू कैन यूज रोटा। और ड्रग लूटिंग बैलून जो है इसके लिए स्पेसिफिक है जी। नाउ
क्वेश्चन नंबर 21। जी जी, व्हाट आर द फाइंडिंग्स? क्या फाइंडिंग है जी? ये डाई दी जा रही है वेनस रूट में, क्योंकि ब्लड जो है वो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द हार्ट, तो वेनस हो सकता है डेफिनेटली रूट। ठीक है जी, वेनस रूट में डाई दी जा रही है जो कि ड्रेन कर रही है राइट साइड ऑफ द हार्ट में, यानी कि डेफिनेटली राइट साइड में ड्रेन करनी होती है नॉर्मली आरए में, जो कि आरए में जा रही है, लेकिन आरए से पहले वो एसवीसी से कॉर्नी साइनस के होते हुए जा रही है, जो कि डायलेट हुआ वो कॉर्नी साइनस, और सुपीरियर वेना केवा आमतौर पे जो सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है, जो ऊपर की जो सप्लाई होती है। तो ये सुपीरियर वेना केवा में नहीं ड्रेन कर रही बल्कि लेफ्ट पे जा रही, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट साइडेड परसिस्टेंट एसवीसी है जो कि कॉरोनरी साइनस में ये ड्रेन कर रही है, जो कि डायलेटेड है, और वो अल्टीमेटली आरए में ड्रेन कर रहा है, जो कि वो करता होता है। तो ये परसिस्टेंट लेफ्ट एसवीसी है। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ टीपीएम भी आपको नजर आ रहा है, टेम्परेरी पेसमेकर, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि टेम्परेरी पेसमेकर डालकर वो परमानेंट पेसमेकर डालने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो परमानेंट पेसमेकर के लिए जो है जो ही उन्होंने वेनोग्राम किया है, पहले उन्होंने जो है वो डाला होगी वायर, ये जो आर्टीरियल पंक्चर नीडल होती है एआरपी के थ्रू वायर डाली होगी, तो वो गई होगी, सही तरह जा नहीं रही होगी, तो उन्होंने डाई की होगी, उस डाई जो है वो जा रही है, तो उनको पता चल गया कि ये जो है परसिस्टेंट एसवीसी है। तो डेफिनेटली वो जो पेसमेकर वाला है अब जो है उसको राइट साइड से जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड से लेफ्ट एसवीसी के थ्रू भी लोग जो है घूम घुमा के पेसमेकर डाल देते हैं आरवी में, लेकिन वो बड़ा घूम घाम के जाना पड़ता है, उसकी बजाय अगर आप राइट साइड रूट ले लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। व्हाट अदर एसोसिएशन शुड बी लुक फॉर? व्हाट अदर एसोसिएशन शुड बी लुक फॉर? ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं खुद भी जो है वो पेसमेकर करता हूँ। डाई इंजेक्शन इनटू लेफ्ट सबक्लेवियन वेन showing left persistent SVC opening into corny sinus which opens into RA, ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। उसके बाद टीपीएम लीड आल्सो सीन गोइंग इनटू आरवी एपेक्स, ठीक है जी, राइट फेमरल रूट से, ठीक है ना जी, और सीम्स एज इफ प्रोसीजर बीइंग डन वाज परमानेंट पेसमेकर फ्रॉम लेफ्ट सब के लिए, ये मैंने आपको सारा बता दिया। आफ्टर प्लेसिंग टीपीएम बट डाई इंजेक्शन शोड दिस एनोमली, जो ये एनोमली है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आ गया एएसडी साइनस वेनोसिस टाइप, इसकी एसोसिएशन क्या है? एएसडी साइनस वेनोसिस टाइप, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व, कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, ये चीजें हैं। अच्छा जी, उसके बाद उसने पूछा था कि उसके बाद क्या पूछा गया है कि फाइंडिंग्स एकोकार्डियोग्राफी पे क्या पूछ सकते हैं, तो कोई ऐसा बंदा मेरी तरह का जो एकोकार्डियोग्राफी का शोल रखता है वो फिर एकोकार्डियोग्राफी पे चला जा सकता है। Dilated corny sinus bubble contrast in the left arm will show appearance of the dye in the corny sinus before RA. Dilated RA, dilated RV, pulmonary hypertension, सारा इसमें ना आपको मिल सकता है एको पे इन ASD, अगर ASD हो तो। और डेफिनेटली जो है ASD होता है इसके साथ। ASD कैन इटसेल्फ बी सीन इन एकोकार्डियोग्राफी एज वेल एज एसोसिएटेड एनोमलीज भी आप देख सकते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जी, what are the most prominent findings? What do you expect on clinical examination of such a patient? What other view would you like before going for surgery? जनाब, ये देखें जी, फेमरल रूट से वो गया है
और स्पाइन के ये लेफ्ट ऑफ द पेशेंट, यानी हमारे तो राइट साइड पे लेकिन पेशेंट के लेफ्ट पे है, तो इसका मतलब है कि ये आर्टरी के थ्रू जा रहा है, और डेफिनेटली जब वो कॉर्निस को एंगेज कर रहा है तो आर्टरीज के ही थ्रू जा रहा है। ठीक है जी। अब उसने लेफ्ट मेन को एंगेज किया हुआ है और सर्कमफ्लेक्स आपको ये घूम के जाती हुई नजर आ रही है, ये मोस्ट प्रोबेबली डोमिनेंट या को डोमिनेंट सर्कमफ्लेक्स इस तरह की हो सकती है जी। और व्यू कौन सा है, तो व्यू जनाब अगर आप कहें कि ये मिड में है, सर्कमफ्लेक्स बिल्कुल मिड में नजर आ रही है, तो ये आपका एपी कॉर्डल व्यू हो सकता है, क्योंकि सर्कमफ्लेक्स सामने है कॉर्डल, और एपी इस वजह से क्योंकि सॉरी ये हाँ जी कॉर्डल इसलिए क्योंकि ये आपको सर्कमफ्लेक्स सामने है, और एपी इसलिए क्योंकि सर्कमफ्लेक्स मिड में है। उसके अलावा आपको ये देखें कि डायाफ्राम बड़ा सा नजर नहीं आ रहा, जो कि कॉर्डल व्यू की निशानी है, और ये सब चीजें हैं। उसके बाद आप आ जाए, सर्कमफ्लेक्स आपको नॉर्मल नजर आ रही है, इसमें कोई खास लिए नहीं नजर आ रहा। एलईडी आपको यहाँ से ऐसे जाती नजर आ रही है, एलईडी पे आप कमेंट कर नहीं सकते इस व्यू में, क्योंकि ये कॉर्डल व्यूज जो है एलईडी के नहीं होते। उसके बाद आप ये देख लें कि यहां से आपको फिस्टुला नजर आ रहा है, एक फिस्टुला आपको इस जगह पे नजर आ रहा है जनाब सर्कमफ्लेक्स से निकलता हुआ, और एक फिस्टुला आपको ऊपर नजर आ रहा है इस जगह पे, ये मोस्ट प्रोबेबली एलईडी या लेफ्ट मेन से परे को निकल रहा है। ठीक है जी, ये यहां से लेफ्ट मेन से राइज हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हम देख लेते हैं जी। वन फिस्टुला राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ड्रेन इनटू एलए, एलए में क्यों कह रहा है जी, इस वजह से आप शोर से तो नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि यहाँ पे एलवी होता है इस जगह पे, और उसके पीछे ये एलए होता है, तो एलए हो सकता है। आर ए अगर कहें तो आर ए ये पीछे जाके होता है जनाब, और आरबी अगर कहें तो आरबी यहाँ पे होता है, और डेफिनेटली अगर आरबी में ड्रेन कर रहा होता वो उसको पुश करता, और अगर एलवी में ड्रेन कर रहा होता तो वो भी उसको पुश करता। ठीक है जी। तो ये ऐसे चैम्बर में जो कि लो फ्लो चैम्बर है वहां पे ड्रेन कर रहा है, जो कि एलए ही हो सकता है यहाँ पे करके। जिन लोगों ने पीटीएमसी की हुई है, हम लोग जब पीटीएमसी करते हैं तो यहाँ पे वायर जाती है तो हमें पता चलता है एलए में, ठीक है ना जी, एपीयू में। तो इस जगह पे एपीयू में एलए होता है। जिन लोगों ने पीटीएमसी की है वो इस चीज को बखूबी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा जी, ऊपर वाला क्यों पल्मोनरी आर्टरी में, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां से एओर्टा राइज होके ऐसे गोल घूम करके जाता है, जैसे कि ये जा रहा है कैथेटर, और हमेशा जो पल्मोनरी आर्टरी है ऐसे कट करती है उसको। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्टरी चूंकि ये ऊपर उसके ड्रेन कर रहा है, इसलिए पल्मोनरी आर्टरी में ड्रेन कर रहा है। फिस्टुला ये देखिए यहाँ पे ड्रेन कर रहा है, ठीक है ना जी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी में हो सकता है जी। आगे चलते हैं। वन फिस्टुला राइजिंग फ्रॉम लेफ्ट मेन ड्रेन टू मेन पल्मोनरी ट्रंक अबव द एओर्टिक वैल्व। ये सब एजम्पशंस हैं आपको देखने के लिए, बड़े सीटीज वगैरह बड़े टेस्ट चाहिए होंगे। कंटिन्यूअस मर्मर इन द प्रिकॉर्डियम मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन चूंकि उसने पूछा हुआ है तो इस वजह से आपको कहना पड़ेगा जी, हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे हमें कंटिन्यूअस मर्मर मिलेगी। ठीक है जी, क्योंकि हमेशा जहां पे अब आप याद ये चीज, क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन करते रहते हैं बच्चे, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो कंटिन्यूअस मर्मर है उसकी क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं। कंटिन्यूअस मर्मर ये चीज याद रखें, उसकी कॉजेज आपको आनी चाहिए। कंटिन्यूअस मर्मर की बड़ी आर्टरी की तंगी, जैसे कि स्टीनोसिस, जैसे कि कोई है फेमरल आर्टरी है या क्वार्कटेशन है, उसमें कंटिन्यूअस मर्मर आ सकती है। इसके अलावा एवी कनेक्शन, जैसे कि ये है एवी कनेक्शन में, आर्टेरियोवेनस कनेक्शंस में आ सकती है। एपी विंडो में एओर्टा पल्मोनरी विंडो जो भी, वो भी एवी कनेक्शंस उसमें आ सकती है कंटिन्यूअस मर्मर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस मर्मर एंड टू एंड फ्रो मर्मर, वो भी आपको पता होना चाहिए। टू एंड फ्रो मर्मर में कंटिन्यूअस मर्मर के बर अक्स दरमियान में गैप होता है, डायस्टली सिस्टली की मर्मर के पोर्शन में गैप होता है। और टू एंड फ्रो मर्मर्स किस में आ सकती हैं, एएस एआर में आ सकती हैं, एमएस एमआर में आ सकती हैं, इस तरह एमआर एआर में आ सकती हैं, इस तरह बड़ा कुछ है। ठीक है जी, हाँ वीएसडी और एआर में आ सकती हैं, सारा कुछ इस तरह का है। ठीक है जी, कंटिन्यूअस मर्मर इन द प्रिकॉर्डियम, अ व्यू ऑफ आरसीए। हाँ, अब वो कहते हैं सर्जन को क्या कहेंगे, ये चीज याद रखें। सर्जन्स बहुत समझदार भी होते हैं,
लेकिन आमतौर पे सर्जन की हेल्प करनी पड़ती है, सर्जन को ये बताना पड़ता है कि भाईजान आपने यहाँ यहाँ ग्राफ्ट लगाने हैं, आपने यहाँ यहाँ से सील करना है। सर्जन को एको में बुला के दिखाना पड़ता है कि जी ये यहाँ पे वीएसआर है, इसको आपने सील करना है, यहाँ पे इस ये जगह जगह जो है ये आपने काम करने। तो उसके लिए आपको व्यू ऑफ आरसीए जो है ना वो जरूर आपको देखना पड़ेगा, ताकि आरसीए की डिजीज भी आपको पता चले। जी बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 23। जी, विच हार्ट वाल्व हैज बीन रिप्लेस। अच्छा जी, ये चीज याद रखें, बाज औकात सीपीएसपी वाले जो कि ज्यादती है, एक वैल्व दे देते हैं और वो एक वैल्व का पता नहीं चल रहा होता कि वो कौन सा है, एओर्टिक है या माइटल वैल्व है। ठीक है जी, जो माइटल वैल्व होता है, ये चीज हमेशा याद रखें, माइटल वैल्व डायफ्राम की तरफ खुलता है, सॉरी डायफ्राम ऐसे खुलता है, डायफ्राम की तरफ खुलेगा जैसे कि ये खुल रहा है। ठीक है जी, डायफ्राम की तरफ खुलता है। और एओर्टिक वैल्व हमेशा ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द डायफ्राम खुलता है। लेकिन बाज़ ये भी समझ नहीं आ रही होती, तो फिर आप क्या करते हैं कि हार्ट का बॉर्डर को देखते हैं। हार्ट का बॉर्डर बताता है कि ये डायस्टली है या सिस्टली है। जो डायस्टली में वैल्व खुल रहा हो, जैसे कि यहाँ डायस्टली, डायस्टली, ये एट्रियल फिब्रिलेशन भी मुझे लग रही है बारह, लेकिन डायस्टली, 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 ये डायस्टली में जो खुल रहा होता है वो माइटल वैल्व होता है, और नीचे की तरफ जो खुल रहा होता है वो माइटल वैल्व होता है। जो सिस्टली में खुलेगा वो एओर्टिक वैल्व होगा, और जो ऊपर की तरफ खुलेगा वो एओर्टिक वैल्व होगा। उसके अलावा स्टेनोटॉमी वायर आप देख रहे हैं, उसके अलावा क्लिप्स देख रहे हैं, लीगा क्लिप्स। पिछली दफा मैंने आपको ये बताया था। विच हार्ट वैल्व हैज बीन रिप्लेस्ड, गिव क्लूज, मैंने बता दिया आपको। व्हाट इज योर डायग्नोसिस। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। Mitral valve, valve open toward the diaphragm downwards, valve open in the diastole, heart border moves to outward, stuck one leaflet disc of the mechanical, bileaflet mechanical valve का एक leaflet जो है वो stuck हुआ हुआ है, most probably valve thrombosis हुई है जनाब। और कंटिन्यूटी क्वेश्चन हमें आनी चाहिए, कंटिन्यूटी क्वेश्चन के जरिए से भी से ही हम वैल्व का एरिया मालूम कर सकते हैं। मोस्ट जो है सबसे अच्छा तरीका यही है जी। क्वेश्चन नंबर 24। जी, तो व्हाट आर द फाइंडिंग्स इन विच डिजीज इज दिस प्रोसीजर डन। तो ये जनाब कैथेटर जो है स्ट्रेट लेके गया हुआ है, स्ट्रेट टिप वाला कैथेटर है, लेकिन मुझे यहां से एक टिप इसकी मुड़ी हुई नजर आ रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये जेआर हो सकता है। लेकिन अगर ये स्टेट टिप वाला होता तो फिर ये डेफिनेटली या एमपी होता, मल्टीपर्पज होता, या फिर ये एनआईएच होता। तो ये जेआर मुझे लग रहा है, जो कि इस साइड से लेके गया हुआ है। और लेके किधर से गया हुआ है जनाब, स्पाइन के राइट पे लेके गया हुआ है ना, राइट ऑफ द पेशेंट पे। तो ये वेनस साइड पे वो गया है। तो वेनस साइड से जाके इसने, और जो कि वेनस साइड इसलिए भी है, अच्छा ये गया वेनस साइड पे है और इसने चला गया है ये लेफ्ट पे, जो कि हमारी जो कि क्यों लेफ्ट पे हम कह रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये एओर्टा जो है वो ये आर्टीरियल साइड है जिसमें से ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है। तो आर्टीरियल साइड पे ये गया हुआ है, तो इंजेक्शन ये इन्होंने आर्टीरियल साइड पे दिया हुआ है। अब वो गया कैसे है, मोस्ट प्रोबेबली ये मे बी के टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट हो, जिसकी वजह से ये वेनस साइड पे गया और घूम के चला गया हो आर्टीरियल साइड पे। लेकिन ये भी पॉसिबल हो सकता है कि इसकी आर्च ही जो है वो जो है वो राइट साइडेड एओर्टिक आर्च हो, ठीक है ना। लेकिन इवन राइट साइडेड एओर्टिक आर्च, हाँ ठीक है, राइट साइडेड एओर्टिक आर्च जो है वो फिर सॉरी राइट साइडेड एओर्टिक आर्च हो तो वो घूम के फिर भी लेफ्ट पे आ जाती है, अनटिल अनलेस के आपका साइटस इनवर्सस हो।
क्योंकि साइटस इनवर्सस कहते ही तब है जब वेन जो आईवीसी अगर आप एको करें और उसमें कट सेक्शन बनाएं तो उसमें अगर एओर्टा ऑपोजिट साइड पे या राइट पे नजर आ रहा हो तो आप कहते हैं ये साइटस इनवर्सस है। तो अगर वेनस वेसल्स का साइटस इनवर्सस हो तो फिर ये आप कह सकते हैं कि ये आर्टीरियल साइड पे गया और आर्टीरियल पे ही रहा है, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये वेनस साइड पे गया और आर्टीरियल पे चला गया थ्रू ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, क्योंकि क्योंकि जो होती है आपका टॉफ का जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है उसमें ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होती है वीएसडी के साथ साथ। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में बेसिकली जो है ना जो आपका इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है दैट इज द एंटीरोसेफेलाइड मूवमेंट। तो एंटीरोसेफेलाइड जब एंटीरोकेफेलाइड या एंटीरोसेफेलाइड जब वो मूव कर जाता है तो उसकी वजह से ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा होती है, प्लस जो सेप्टम है वो आपका आगे की तरफ आ गया होता है जिसकी वजह से स्टीनोसिस हो जाती है आपका आरबीओटी की, क्योंकि आरबीओटी एंटीरियरली पड़ा होता है। तो वो एंटीरियरली जब सेप्टम मूव कर जाता है तो डेफिनेटली वो जो है आरबीओटी की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और साथ एंटीरियर भी नहीं, सिर्फ एंटीरियर नहीं सेफेलाइड भी मूव कर जाता है। तो खैर ये क्वार्कटेशन वगैरह ऐसी डिजीज आगे वो पूछता है। अच्छा फाइंडिंग्स क्या है जी? नंबर वन ये है कि जी आपकी ये जो है ना क्या नाम है आपकी बीटी शंट हुई हुई है और लेफ्ट साइड पे बीटी शंट हुई हुई है जो कि सब क्लेवियन आर्टरी से ये गई हुई है सुपीरियर पल्मनी अपर लेफ्ट साइडेड अपर पल्मनी आर्टरी में, और उसकी भी आगे ब्रांच में मोस्टली अपर पल्मनी आर्टरी में ये ड्रेन कर रही है, लेकिन उसमें टाइट स्टेनोसिस है एट द साइट ऑफ इंसर्शन। तो बीटी शंट विद टाइट स्टेनोसिस एट द लेफ्ट साइडेड बीटी शंट विद टाइट स्टेनोसिस एट द साइट ऑफ इंसर्शन। ठीक है जी, ये फाइंडिंग्स है। विच इन विच डिजीज, किन डिजीज में ये प्रोसीजर किया जाता है जनाब? हम उन डिजीज में करते हैं जिनमें लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है वो शॉर्ट होती है, लंग्स को हम चाहते हैं कि वो ग्रो कर जाएं इससे पहले कि हम प्रोसीजर कर सकें, ठीक है ना जी। तो उनमें हम करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरी लंग्स की ब्लड सप्लाई बेहतर करने के लिए भी करते हैं ताकि टाइम बाय करें, ठीक है जी। उनमें ये प्रोसीजर किया जाता है स्पेशली टॉफ में या ऐसे जिनमें जिनमें कम आपकी ब्लड सप्लाई हो, ठीक है जी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रोसीजर? यही होता है कि डेफिनेटली टाइम बाय करने के लिए कि बाद में अगर अपने प्रोसीजर करना है तो। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन? जनाब जब भी आर्टेरियोवेनस शंट होगी तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा क्या कहते हैं कंटिन्यूअस मर्मर। जनाब बीटी शंट बिटवीन द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मनी आर्टरी, जनाब ये जबरदस्त हो गया। स्टेनोसिस ऑफ द बीटी शंट एट द इंसर्शन साइट ऑफ द पल्मनी आर्टरी, लो जी ये भी मेरा क्वेश्चन ठीक हो गया, ठीक है ना जी। क्या बात है, मुझे नंबर मिलते जा रहे हैं। इन डिजीजेस वेयर द ब्लड फ्लो टू द लंग्स इज रिड्यूस्ड, उनमें हाइपोपरफ्यूज ओलिगेमिक लंग्स हो ना, लाइक टॉफ, लो जी क्या बात है। पल्मोनरी एट्रीजिया, अच्छा पल्मोनरी एट्रीजिया, बेसिकली पल्मोनरी एट्रीजिया भी ये उन्हीं डिजीज में आता है जिसमें टॉफ फॉल करता है, क्योंकि टॉफ जो है उसमें भी लंग्स की सप्लाई कम होती है, पल्मोनरी एट्रीजिया में भी और ट्राइकस्पिड ट्रियाज में। लेकिन पल्मोनरी एट्रीजिया और टॉफ जो है ना वो टॉफ की ही सबसे जो फॉर्म होती है ना ज्यादा सीवियर फॉर्म, उसको हम पल्मोनरी एट्रीजिया कह देते हैं। कह देते मींस के वो पल्मी वैल्व अगर आपका गायब हो तो पल्मी एट्रीजिया कहलाता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द टॉफ कह लें, ठीक है जी। टू लेट द लंग्स ग्रो, इन डिजीज को ना एक खास नाम लिया जाता है, इन डिजीज को कहते हैं, चाहे मैं आपको शेयर कर दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में। टू लेट द लंग्स ग्रो सो दैट मेन करेक्टिव सर्जरी इज डन। तो जब तक होती है, जब तक वो मेन करेक्टिव सर्जरी है तब तक वो गेन टाइम कर रहा है, और गेन टाइम फॉर द ओरिजिनल सर्जरी नंबर 1। नंबर 2 लंग्स को ग्रो करने की, ठीक है। कंटिन्यूअस मर्मर, ठीक है जी। कंटिन्यूअस मर्मर जिनके कंटिन्यूअस मर्मर मिलेगा, हाई पल्स प्रेशर होगा, क्यों? कोलैप्सिंग पल्स और हाई पल्स प्रेशर, ये सब तब में होगा जिसमें एवी शंट्स होंगी, चाहे वो पीडीए हो, चाहे वो उसमें भी आपको पीडीए में भी हाई पल्स प्रेशर मिल जाएगा, कोलैप्सिंग पल्स मिल जाएगी ना, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 25।
जनाब विच प्रोसीजर इज बीइंग डन, ये जनाब इन्होंने एओर्टोग्राम सॉरी ये देखें कि आपको नजर क्या आ रहा है। नंबर 1 आपको नजर आ रहा है जी पिग टेल कैथेटर, जो आर्टीरियल साइड से जाके आपको, क्यों आर्टीरियल साइड से कह रहा हूं, क्योंकि ये देखें एओर्टिक वाल्व भी नजर आ रहा है, एओर्टा भी नजर आ रहा है, एओर्टा के अंदर पिग टेल कैथेटर जा रहा है, और ये जा किस तरफ को रहा है, इधर से घूम के डेफिनेटली आर्टीरियल साइड पे जा रहा है, एलवी साइड पे जा रहा है। क्यों एलवी साइड पे जा रहा है, क्यों एलवी साइड कहेंगे, एक तो ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा जो है कि ये एलओ व्यू लग रहा है, क्योंकि इसमें शॉर्ट एक साइड पे एलवी होता है, एक साइड पे आरवी होता है। ये एलओ व्यू में आपको इस तरह का नजर आता है हार्ट, ठीक है ना। और हमेशा वीएसडी जब आपने देखना हो ना, तो स्क्रीन के राइट पे एलवी होगा जो कि हार्ट पेशेंट के लेफ्ट पे होगा, ठीक है ना, और इस तरफ आरवी होगा। तो जिसमें हम डाई दे रहे हैं वो बेसिकली लेफ्ट है, एलवी है, तो एलवी आरवी दरमियान में वीएसडी होगा। तो इसमें वॉल्स कौन सी नजर आती है, अगर आपको कोई पूछे, ये लेटरल वॉल होती है, ये जनाब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम होता है, और इंफीरियर वॉल भी इसी जगह पे, आपको इस जगह पे और इस जगह पे इंफीरियर। तो इंफीरियर वॉल को देखने के लिए, वीएसडी को देखने के लिए एलओ व्यू किया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है जी, वीएसडी प्रोसीजर क्या कर रहा है जी, वीएसडी उसको क्लोज कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल एओर्टा के नीचे जहां पे वेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसके ऊपर वो जो आपका डंबल है ना, ये जो जो आपकी है क्या कहते हैं इम्प्लांट डिवाइस पड़ी हुई है, ठीक है ना, वो डिवाइस एग्जैक्ट उस जगह पे जहां पे सब एओर्टिक वीएसडी होता है जनाब, ठीक है ना। तो सब एओर्टिक पेरीमेम्ब्रेनस टाइप सब एओर्टिक वीएसडी होता है जनाब यहाँ पे। तो उसको क्लोज करने की कोशिश की जा रही है, और ये गया हुआ जनाब आर्टीरियल रूट पे ब्लड इसने डाई दी हुई है, और डाई जो है वो एओर्टा में जा रही है जनाब। तो ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन है। व्हाट प्रोसीजर इज बीइंग डन, द प्रोसीजर इज बीइंग डन दैट इज बेसिकली वीएसडी क्लोजर डिवाइस with the device closure, implanter device, and what is the name of the device, implanter device है। और अगर आपको ये पूछे कि ये क्या क्या चीजें हैं, तो ये टी प्रोब आपको नजर आ रही, ट्रांसवेजल है, आर्टरी ट्रांसवेजल एको की प्रोब नजर आ रही है, ये आपको स्टेनोटमी वाइज नजर आ रही हैं, ये आपको जनाब लगा हुआ है ईसीजी का जो मॉनिटर का वो होता है इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। और ये सारी चीजें आपको नजर आ रही। कितने प्रोसीजर हुए, इसका मतलब है कि स्टेनोटमी वायर नजर आ रही, इसका मतलब पहले भी कोई प्रोसीजर हुआ है जो कि फेल हो गया, और उसके बाद जो है ये प्रोसीजर कर रहे हैं अब डिवाइस के जरिए, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं जी। वीएसडी क्लोजर एलवी एंजियोग्राम डन विद पिगटेल कैथेटर इम्प्लांट्स एएसडी ओक्लूडेड डिवाइस लगाया जनाब। ये बेसिकली एएसडी को इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, जो कि अब वीएसडी में भी यूज होना शुरू हो गया, ठीक है ना, बीइंग प्लेस्ड इन द वीएसडी, ठीक है। कैबेज, पहले कैबेज हुआ होगा, मे बी पहले कोर्नी आर्टरी ग्राफ्टिंग हुई हो, मे बी पहले यही वीएसडी क्लोज करने की कोशिश की गई हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। स्टेनोटमी वाइज नजर आ रही हैं, ओपन हार्ट सर्जरी पहले हुई हुई है पास्ट में। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 26। जनाब क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग है जी। आपको ऊपर वाली, अच्छा ये लेटरल व्यू आपको दिखाया गया जहां पे स्पाइन इस साइड पे नजर आती है जनाब, लेफ्ट लेटरल व्यू में स्पाइन इस साइड पे नजर आती है, और आपका स्टर्नम इधर नजर आता है जनाब, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, सॉरी इसमें ऊपर से यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ऊपर सुपीरियर वेना केवा कह लें, ऊपर वाली साइड से, क्योंकि ये वेनस साइड पे हमेशा पेसमेकर इम्प्लांट किया जाता है, तो ये पेसमेकर की दो लीडें आपको नजर आ रही हैं। एक जो है पैसिव फिक्सेशन लीड है, ये टाइन लीड है, ये अब ये टाइन लीड कम यूज होती है। टाइन लीड जो है उसको पैसिव फिक्सेशन लीड कहते हैं, खुद ब खुद जाके उसके आरवी के उसके जो क्या होते हैं अपना आरवी के टर्बिकुलर में फंस जाती है। और जो एक्टिव फिक्सेशन लीड है अब ये ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि इसको निकालना भी आसान होता है, अगर आप इसको निकालना चाहें तो मतलब दोबारा रिट्रीव करना चाहें तो ये इसके आगे स्क्रू नजर आता है, तो ये एक्टिव फिक्सेशन लीड है जी।
तो ये मोस्ट प्रोबेबली दोनों बाइपोलर लीड हैं, आजकल होती ही बाइपोलर लीड यूज होती हैं। ये इसका बाइपोलर लीड में 2 डॉट होते हैं, आगे जो है नेगेटिव पोल होता है, इसके पीछे पॉजिटिव पोल होता है जी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2 आपको नजर आ रहे होंगे, तो ये बाइपोलर दोनों लीड्स हैं। उसके बाद आपको ये नीचे से टीपीएम डाला हुआ नजर आएगा, क्योंकि हम हमेशा जब पेसमेकर परमानेंट डालते हैं तो टेम्परेरी पेसमेकर पहले डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात आपको लीड जब आप लगाते हैं तो चेक करते वक्त आपको क्या होता है कि चेक करते करते उस दौरान जो है लीडें जब चेक करते हैं, तो जब आप उसको पेसिंग पे डालते हैं पेशेंट को, तो फिर सडनली पहले से ही उसकी जो सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो खत्म हो रहा होता है, तो वो जो ही उस पर डिपेंडेंट हो जाता है पेसिंग पे। तो फिर इस वजह से आप उसको उतार नहीं पाते पीछे से जब आपने लीडें चेक कर रहे होते हैं, तो इसलिए टीपीएम पे डालना पड़ता है। तो टीपीएम पे डाल के हमेशा आप जो है परमानेंट पेसमेकर करते हैं। तो ये टीपीएम डाला हुआ है जी। ये भी पॉसिबल है कि पहले पुराना पेसमेकर डला हुआ हो और अब जो पेशेंट जो है वो उसकी जनरेटर रिप्लेसमेंट करनी चाह रहे हो और ये टेम्परेरी पेसमेकर लगाया। बहरहाल ये टेम्परेरी पेसमेकर नीचे से लगा हुआ है, ठीक है जी। ये आपको टेम्परेरी की लीड इस तरह की, ये याद रख लें, आपको टेम्परेरी की लीड इस तरह की नजर आएगी। ये जो है ये आपका मोस्ट प्रोबेबली पहले कोई प्रोसीजर हुआ, क्योंकि स्टेनोटॉमी वायर्स भी हैं, तो स्टेनोटॉमी वायर्स ये शो कर रही हैं कि पहले कोई सर्जिकल प्रोसीजर भी बड़ा सारा हुआ है, ओपन हार्ट सर्जरी। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर, ये जो एन्यूलोप्लास्टी रिंग है, मोस्ट प्रोबेबली चूंकि इसमें से लीडें गुजर के जा रही हैं, ये लीड इसमें से गुजर के जा रही है वेंट्रिकुलर, तो इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये ट्राइकस्पिड वैल पे है। लेकिन इस बात पे हम काफी बहस कर चुके हैं कि ये ट्राइकस्पिड वैल पे है या माइट्रल वैल पे है। माइट्रल वैल्व कह देंगे तब भी आपको मान लिया जाएगा, ट्राइकस्पिड कह लेंगे तब भी। व्हाट आर द फाइंडिंग्स आपको बता दी। विच व्यू इज दिस? लेटरल व्यू है जी। लेफ्ट लेटरल लिख देंगे तब भी ठीक है, लेटर लिख देंगे तब भी ठीक है। राइट डाउन द टाइप्स एंड लोकेशन ऑफ ऑल लीड। ये भी आपको बता दिया जनाब, ये पैसिव, ये एक्टिव फिक्सेशन लीड है, जो एट्रियल लीड है, और जो वेंट्रिकुलर लीड है वो पैसिव फिक्सेशन लीड है, और दोनों बाइपोलर लीड्स लग रही है। Sternotomy wise, TPM lead, active fixation pacemaker lead, screw-in lead in RA, passive fixation pacemaker lead, tine lead in RV apex, annuloplasty ring at the tricuspid valve annulus, maybe on the mitral annulus. Left lateral view है जनाब, active fixation pacemaker lead है, screw-in lead जिसको कहते हैं in RA, passive fixation lead है जो कि tine lead in the RV apex. Question number 27. इस क्वेश्चन में पूरी एंजियोग्राफी को एक लंबी फिल्म के तौर पे जोड़ दिया गया है। तो 34-year-old मैन विद मेल और फीमेल का वर्ड जो है वो एनिमल्स के लिए भी यूज हो सकता है, इसलिए मैं आमतौर पे मैन, जेंटलमैन और वुमेन का लफ्ज यूज करता हूं, या गर्ल या बॉय का। तो 34-year-old मैन विद नो रिस्क फैक्टर फॉर कॉर्नी आर्टरी डिजीज, प्रेजेंटेड विद चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है जी, पहले कोई कॉर्नी आर्टरी डिजीज नहीं है, और इसके अलावा रिस्क फैक्टर भी कोई कॉर्नी आर्टरी डिजीज का नहीं है। 34-year-old मैन है। आमतौर पे ये डिजीज जो पूछी गई है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, लेकिन ये पेशेंट हमारा ओरिजिनल पेशेंट है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रेजेंट किया था और मैन था, और इसकी सिर्फ और सारी कॉर्नीज नॉर्मल हैं। अगर आप देखें सारे व्यूज में तो कॉर्नीज, ये सर्कमफ्लेक्स ये नॉर्मल, उसके अलावा एलईडी नॉर्मल, कोई उसमें नहीं, आरसीए नॉर्मल, और उसके बाद जब वो एलवी करता है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका फंक्शन एपेक्स पे गया हुआ, एपेक्स पे नहीं बल्कि सारे पे ही गया हुआ है। तो ये शो करता है कि ये ऐसी कार्डियोमायोपैथी है जिसमें कॉर्नी आर्टरी डिजीज नहीं शो होती, जैसे कि टोकुत्सुबु कार्डियोमायोपैथी और एलवी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इसको रीकैनलाइज वेसल भी कहा जा सकता है, लेकिन आल्दो कि इसमें रीकैनलाइज कोई भी चीज नहीं है, और जो कि हिस्ट्री आपको दी गई है टोकुत्सुबु की तरफ जाती है। तो व्हाट आर द फाइंडिंग? नॉर्मल कॉर्नी आर्टरी विद एलवी फंक्शन,
विद विद बैड एलवी फंक्शन, बहुत ज्यादा बैड भी नहीं है, 40% के मॉडरेट एलवी फंक्शन। व्हाट इज योर डायग्नोसिस टोकोसुबोकार्डियोमायोपैथी, व्हाट इज द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, ये आगे आपको बताते हैं जी जनाब। इसमें नॉर्मल कॉर्नी आर्टरीज विद डायलेटेड एलवी स्पेशली एट द एपेक्स, टोकोसुबोकार्डियोमायोपैथी। स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी इसको कहते हैं, स्ट्रेस लोगों जो जो लोगों में स्ट्रेस होता है या इमोशनल होते हैं, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, उनमें होता है ऑक्टोपस स्पॉट डिजीज कहते हैं। जो जापानीज नाम है बेसिकली इसको दिया गया टोकोत्सुबो, जापानीज में टोकोत्सुबो कहते हैं ऑक्टोपस पोर्ट को। ऐसे पोर्ट जिसके अंदर ऑक्टोपस को पकड़ा जाता है, जब ऑक्टोपस को पकड़ा जाता है उसकी पीछे जो है वो पोर्ट की पीछे छोटी होती है नेक, और आगे होता है जिस तरह का ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस अंदर फंस जाता है, तो ऑक्टोपस पोर्ट डिजीज को कहते हैं। ठीक है जी। यूजुअली इफ पेशेंट वेदर्स थ्रू द एक्यूट अटैक, अगर वेदर कर जाए, द प्रोग्नोसिस गुड, पेशेंट हैविंग इमोशनल ट्रिगर्स। अच्छा, उसके बाद जो इनको इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं हैव बेटर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, बट द पेशेंट हैविंग फिजिकल ट्रिगर्स हैव वर्स प्रोग्नोसिस। जो कुछ ये मुझे मिला बुक से मैंने वो लिख दिया है। हाई रिस्क प्रोग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या होती हैं जी, मेल सेक्स और फिजिकल ट्रिगर्स है। आगे जो है ना वो मजीद आप इसमें थोड़ा पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28। जी, रिपोर्ट द एंजियोग्राफी। सिंपल सिंपल। अच्छा, जिस क्वेश्चन में जो यानी पार्ट्स उसके थोड़े होंगे वो करना मेरे ख्याल में आसान होता है, लेकिन वो उतना ही डेंजरस होता है क्योंकि उसमें गलतियों की गुंजाइश कम होती है। क्योंकि जितने पार्ट्स ज्यादा होंगे उनमें कोई गलती भी हो जाएगी तो एक पार्ट ही खराब होगा, बाकी जो है वो डिवाइडेड होंगे नंबर। ठीक है जी। अब ये है कि रिपोर्ट द एंजियोग्राम, इसमें अगर आप देखें तो अगर मेन मेन आर्टरीज को देखें तो सर्कमफ्लेक्स टोटल ओक्लूडेड है जी, OM2 कह लें या इसको सर्कमफ्लेक्स मिड कह लें, क्योंकि इसमें आपको पीछे भी जाती हुई एवी सर्कमफ्लेक्स नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद एलईडी में भी ऑलमोस्ट टाइट मिड है या टोटल मिड है। इसमें बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि एलईडी ये एपेक्स तक जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से टोटल ओक्लूजन है जो कि आगे ये फिल हो रही है, ये रिट्रोग्रेडली थ्रू दीज ऑल कोलेट्रल्स फिल हो रही है, तो डिफ्यूज डिजीज है एलईडी में जो कि टोटल ओक्लूडेड है बिल्कुल ऑस्टियम के बाद। अच्छा जी, उसके बाद ये आरसीए नजर आ रही है आपको, ये भी डिफ्यूजली डिजीज है, आल दो इधर से भर रही है, दूसरी तरफ से जब आप इंजेक्शन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ तक ये बंद है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये मुझे लगता है कि प्रोक्सिमल ही एरिया में बंद है। अच्छा जी, उसके बाद आगे फिस्चुला। तो फिस्चुला इसमें आपको ये यहाँ पे एक फिस्चुला नजर आ रहा है जनाब, जो कि ड्रेन कर रहा है इनटू द अबव द, जैसा कि मैंने आपको बताया एओर्टिक वेल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एओर्टिक वेल के अबव वो ड्रेन कर रहा है, तो वो डेफिनेटली पल्मोनरी आर्टरी में ड्रेन कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी एओर्टिक वेल के ऊपर होती है। फिस्चुला फ्रॉम एलएडी इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी, टाइट। अच्छा, क्यों एलएडी से है जी, क्यों एलईडी से है, क्योंकि ये देखें ये एलईडी ही इधर को जा रही, ठीक है ना, ये सॉरी ये इस जगह से निकल के इधर को राइज हो रहा है, बहुत बड़ा फिस्टुला है। तो टाइट प्रॉक्सिमल एंड टोटल मिड ऑफ एलईडी विच फेल्स रिट्रोग्रेडली फ्रॉम लेफ्ट सिस्टम एंड इज डिफ्यूजली डिजीज, ठीक है जी, टोटल ओक्लूजन ऑफ द डिस्टल लेफ्ट सर्कम, डिस्टल कह लें या मिड कह लें, which fills retrogradely from left system, total occlusion RCA which fills retrogradely from left system and is diffuse disease। फिस्टुला रिपेयर, अच्छा फिस्टुला करेंगे रिपेयर कॉर्नी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट करेंगे टू एलईडी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड आरसीए, ग्राफ्ट भी बताने हैं सर्जन को। 29 नंबर क्वेश्चन।
जी, व्हाट इज बीइंग शोन, डेफिनेटली अगर आप देखें गौर करें तो ये पल्मनी आर्टरी में इंजेक्शन दिया जा रहा है, जो कि आपको देख रहे हैं पल्मनी वेसल सारी नजर आ रही, ठीक है जी। पिग टेल कैथेटर के थ्रू दिया जा रहा है, पिग टेल जा रहा है जनाब वेन, वेन से होता हुआ आरवी से, ये यूं थोड़ा सा ऐसे होके जा रहा है, इसका मतलब ये आरवी में से होके पल्मनी आर्टरी में जाके उसने इंजेक्शन दिया जी। पल्मनी एंजियोग्राम इज बीइंग शोन, ठीक है जी। व्हाट आर द फाइंडिंग, एक तो आपको ये पेसमेकर नजर आ रहा है जनाब, इसके पेसमेकर के अंदर ये दो लीटें नजर आ रही हैं आपको, एक और ये दो, ठीक है जी। और यहाँ पे भी दो लीटें जा रही हैं, एट्रियल लीड और वेंट्रिकुलर लीड, जो कि जंबल अप हुई हैं, ठीक है ना जी। उसके बाद व्हाट इज योर डायग्नोसिस, पल्मनी एम्बोलिज्म। और अगर आप ये देखें कि ये जो पल्मनी आर्टरी है जिसमें उसने लेफ्ट साइडेड पल्मनी आर्टरी में इंजेक्शन दिया है, तो ऊपर वाला लंग जो है ये भी, इसके अंदर कोई वैस्कुलर मार्किंग नहीं, यानी डाई नहीं जा रही, और नीचे वाले हिस्से में भी, तो अपर एंड लोअर जितने भी लो अपर लोब और लोअर लोब जो है ना, अपर और लोअर लंग जो है ना, वो सारा का सारा जो है वो पल्मनी एम्बोलिज्म की वजह से चोक हुआ है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइडेड पल्मनी एंजियोग्राम शोइंग लार्ज पल्मनी एम्बोलिज्म, लेफ्ट साइडेड पल्मनी एम्बोलिज्म। तो राइट साइड का तो पता कुछ नहीं, क्योंकि राइट साइड पे उसने इंजेक्शन नहीं दिया, लेफ्ट साइड पे ही इंजेक्शन उसने दिया है। व्हाट इज योर डायग्नोसिस, लार्ज पल्मनी एम्बोलिज्म। व्हाट आर द फाइंडिंग, फाइंडिंग आपको बता दिया, पेस मेकर और ये दो लीड्स हैं जनाब, और उसके अलावा पिगटेल कैथेटर है, पल्मनी एंजियोग्राम किया जा रहा है, ठीक है जी। डाई इंजेक्शन इनटू लेफ्ट पल्मनी आर्टरी, लेफ्ट पल्मनी एंजियोग्राम जनाब शो किया जा रहा है, लार्ज पल्मनी एम्बोलिज्म इन्वॉल्विंग लेफ्ट अपर and lower parts of the lung, left upper and lower pulmonary arteries, only middle part shows some perfusion. Dual chamber pacemaker with lead seen, both lead seem to be of passive fixation variety. अच्छा जी, ये देखें, अगर आप देख लें कि यहाँ पर दोनों लीडें, ये वाली लीड भी पैसिव फिक्सेशन, इसके आगे कोई स्क्रू नहीं नजर आ रहा, और इसके आगे भी कोई स्क्रू आपको नजर नहीं आ रहा। लार्ज पल्मनी एम्बोलिज्म है जनाब, ये डायग्नोसिस है, थ्रोम्बोलिसिस करेंगे फॉलोड बाय एंटीकोएगुलेशन, हेपरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन भी दे सकते हैं विद वारफरिन। टारगेट आईएनआर आपका 2 से 3.5। मैं एक्चुअली मुझे इतनी ज्यादा गाइडलाइन नहीं आती, आप गाइडलाइन के मुताबिक लिख दीजिएगा कि आईएनआर कितना रखना है। सर्जिकल एम्बुलेक्टमी कैन आल्सो बी कंसिडर्ड, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30, और जनाब ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। जनाब, a 35-year-old lady with was undergoing a procedure, Janab. What procedure? What structure do you see? What procedure was being done? What complication developed? What is the procedure? What procedure is now? What procedure is now being done? ठीक है जी। एक तो आप देखें कि व्हाट स्ट्रक्चर डू यू सी, एक ट्रांसविजुअल एको आप देख रहे हैं, उसके अलावा आप देख रहे हैं ये आपको एक शीथ नजर आ रही है जिसके थ्रू एक धागा जनाब, ये एक वायर जा रही है, जो कि बेसिकली इसको हम कहते हैं स्नेयर, ठीक है ना जी जनाब। ये स्नेयर कर रहे हैं जनाब उसको लार्ज एएसडी, जो एएसडी ऑक्लूडर डिवाइस है। बेसिकली हुआ ये था कि इस जो ये डिवाइस ऑक्लूजन थी, ऑक्लूडर डिवाइस थी, इम्प्लांट्स ऑक्लूडर डिवाइस जो है, ये आमतौर पे इस कैथेटर, ये जो आप देख रहे हैं, इस कैथेटर के साथ जो है जनाब, ये इसके साथ स्क्रू कर दी जाती है बाहर। बाहर हम जब होते हैं पेशेंट से बाहर, इसको स्क्रू करके फिर इसको लेके जाते हैं, एक शीट के अंदर डाल दिया जाता है, इस डिवाइस को बंद कर दिया जाता है और ले जाते हैं शीट को ऊपर, और फिर हम इसको आहिस्ता शीट से आधा हिस्सा इसका शीट से निकालते हैं। जब हम लेफ्ट राइट सिस्टम से हम जाते हैं, वेन, फेमरल वेन से होते हुए, आरए से होते हुए हम एलए में चले जाते हैं थ्रू एएसडी, और हम उसमें उसके बाद पल्मोनरी वेन में, अपर या लोअर पल्मोनरी वेन में राइट साइडेड, सॉरी अपर पल्मोनरी वेन में जाते हैं राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड में, और वहां से हम शीत को खींचते आते हैं और साथ साथ हम शीत को निकालते हैं, तो डिवाइस खुलती है, खुल के डिवाइस आ जाती है
पल्मी वेन से जब हम आते हैं एलए में, तो एलए के अंदर पहला हिस्सा उसका डंबल का खोल देते हैं और वो फिर लग जाता है आके टिल सेप्टम में, और उसके बाद फिर बाकी का हिस्सा खोल दिया जाता है, और उसके बाद फिर शीट को अनस्क्रू का सॉरी ये जो कैथेटर जिसके साथ वो अटैच हुआ होता है, शीट तो बाहर, शीट तो पीछे आ गई होती है ना, कैथेटर को अनस्क्रू करते हैं, वो कैथेटर जिसको हम अनस्क्रू करते हैं वो पहले ही किसी ने जिसने स्क्रू किया वो उससे छूट गया है, तो वो जब वो छूटा है तो वो चला गया है, गिर गया है आरए में, और आरए से ये चला गया है आरवी में, ठीक है ना जी, मोस्ट प्रोबेबली ये आरवी में घूम रहा है। तो हम उसको करें स्नेयर विद द हेल्प ऑफ दिस स्नेयर, इसको हम स्नेयर कहते हैं। ये स्नेयर करके हम इस शीत के अंदर किसी भी चीज को हम जब स्नेयर करते हैं तो उसको पकड़ लेते हैं, यहाँ से फिश कर लेते हैं, फिशिंग करने के बाद इसको स्नेयर की शीट के अंदर ले आते हैं और फिर सारी को एन मैस जो है वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी, व्हाट स्ट्रक्चर डू यू सी? वी सी अ स्नेयर, वी सी अ इम्प्लांट ASD occlusion device, we see a transvisual echocardiography and a catheter of the implants device. अच्छा, उसके बाद what procedure was being done? ASD device occlusion की जा रही थी, और व्हाट कॉम्प्लिकेशन डेवलप्ड? ASD डिवाइस की एम्बोलिज्म हो गया, एम्बोलाइज कर गया, ठीक है जी। व्हाट कॉम्प्लिकेशन डेवलप्ड? ठीक है जी, एम्बोलिज्म हो गया। व्हाट प्रोसीजर इज नाउ बीइंग डन? नाउ इट इज बीइंग स्नेयर्ड विद द हेल्प ऑफ स्नेयर। सो ट्रांसविजुअल एकोकार्डियोग्राफी प्रोब, T probe implants the septal occluder device, ASD device, dislodged into the RA and now moving inside RV snare, and its sheath is seen. Another catheter is also seen in IVC, probably deploying catheter, जो deployment के लिए यूज होता है। Delivery sheath used to deploy the occluder, sheath इसके ऊपर होती है बेसिकली, डिलीवरी शीट जो होती है ना वो इसके, वो नहीं नजर आ रही, कैथेटर नजर आ रहा है। ASD डिवाइस क्लोजर विद इम्प्लांट सेप्टल ओक्लूडर, ये हम कर रहे थे, डिसलॉजमेंट हो गई और डिसलॉज डिवाइस इज नॉट बीइंग स्नेयर। लो जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, मुझे बर्दाश्त करने का, आपने हिम्मत पैदा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।